आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री जन्मजात हृदय रोगों का सफलतापूर्वक उपचार करा चुके 2500 बच्चों से परस्पर बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री ब्रह्मा कुमारी के शांति शिखर का उद्घाटन करेंगे, जो आध्यात्मिक शिक्षा, शांति और ध्यान का एक आधुनिक केंद्र है। प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके बाद वो छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे और उसका अवलोकन भी करेंगे। प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री 14,260 करोड़ रुपए से अधिक की विकासात्मक और रूपांतरकारी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पीएम मोदी के दौरे को राज्य के विकास के लिए ऐतिहासिक और प्रेरणादायी बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज मलेशिया के कुआलालंपुर में आसियान रक्षा मंत्रियों और संवाद साझेदारों की बैठक में भाग ले रहे हैं। बैठक का विषय ADMM प्लस के 15 साल चिंतन और आगे की राह तैयार करना है। ADMM प्लस आसियान देशों और इसके 8 संवाद साझेदारों के लिए सुरक्षा और रक्षा सहयोग को मजबूत करने का एक मंच है। भारत सहित अमेरिका, चीन, रूस, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आसियान देशों के संवाद साझेदार हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कुआलालंपुर में अपने मलेशियाई समकक्ष फान वान गियांग से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने रक्षा सहयोग और आपसी साझेदारी पर चर्चा की। दिल्ली में आज से नया नियम लागू हो रहा है। अब राजधानी की सीमाओं में केवल BS4 और BS6 मानक के कमर्शियल मालवाहक वाहन ही प्रवेश कर पाएंगे। वहीं पुराने यानी BS3 और उससे नीचे के डीजल या पेट्रोल वाहन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में भारत और नीदरलैंड के बीच कृषि पर संयुक्त कार्य समूह की 8वीं बैठक आयोजित की गई, जिसमें दोनों देशों ने अपने अपने कृषि क्षेत्रों में प्राथमिकताओं, चुनौतियों और नई पहलों पर चर्चा की। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने भारत नॉर्वे साझेदारी पहल की वार्षिक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक का उद्देश्य NIPI प्रगति रिपोर्ट 2025 और इस पहल के चौथे चरण के अंतर्गत वर्ष 2025-26 के लिए बजटीय कार्य योजनाओं की समीक्षा और अनुमोदन करना था। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा सोसाइटी के तत्वावधान में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय आज से 15 नवंबर 2025 तक जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा मनाएगा। फिटनेस और वेलनेस के प्रति बढ़ते रुझान के बीच आज मुंबई में राष्ट्रीय फिटनेस और वेलनेस कॉन्क्लेव आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय फिटनेस और वेलनेस कॉन्क्लेव में आकर्षक पैनल परिचर्चा और सत्रों में भारत के विकसित होते फिटनेस पारिस्थितिकी तंत्र पर चर्चा होगी। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज बिहार दौरे पर रहेंगे। यहां वो 3 बड़ी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बिहार चुनाव को लेकर वो अमित शाह आज गोपालगंज, समस्तीपुर और हाजीपुर में रैलियां करेंगे। बिहार चुनाव को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा आज 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। विपक्ष के नेता आज बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा आज बिहार में चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरेंगी। राजद नेता तेजस्वी यादव आज साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र के देवरिया में चुनावी रैली करेंगे। इसके अलावा जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर आज नालंदा जिले में रोड शो करेंगे।
भाजपा के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने महागठबंधन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव के समय का जंगल राज पूरे बिहार ने देखा है। यही वजह है कि पूरा बिहार आज उनके भय और जंगल राज के खिलाफ है। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां बिहार के लोगों को अपमानित किया जाता है। केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि पूरे देश को भाजपा और एनडीए गठबंधन पर पूरा विश्वास है। एनडीए सरकार और नीतीश कुमार जो भी कहते हैं वो करके दिखाते हैं। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के सुचारू रूप से संचालन के लिए तैनात 348 प्रेक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी के साथ मतदान के दिन मतदाताओं की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा की। आयोग ने आदर्श आचार संहिता लागू किए जाने, सीमा जांच चौकियों, फर्जी और भ्रामक खबरों पर अंकुश और संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सुरक्षा उपायों का भी जायजा लिया। आयोग ने ये भी निर्देश दिया है कि मतदान दिवस पर मतदाताओं को सहज अनुभव मिले और मतदान केंद्रों पर उल्लासपूर्ण वातावरण बनाया जाए। भारत ने महिलाओं और परिवारों के स्वास्थ्य को सशक्त बनाने की दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। इस पहल से कई रिकॉर्ड बने, जिसमें एक महीने में स्वास्थ्य सेवा प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण कराने वाले 3 करोड़ 21 लाख से ज्यादा लोग शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए अल्केमिस्ट ग्रुप से जुड़ी 2 संपत्तियों को धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत अनंतिम रूप से कुर्क किया है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दिल्ली सीमा शुल्क अधिकारियों ने बैंकॉक से आई एक महिला यात्री से 970 ग्राम नशीला पदार्थ जब्त किया। देव प्रबोधनी एकादशी के अवसर पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती की गई। देवउठनी एकादशी के अवसर पर अयोध्या में पंचकोशी परिक्रमा के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। कार्तिक माह के दौरान भगवान जगन्नाथ की पवित्र आरती और दर्शन के लिए भक्त श्री जगन्नाथ मंदिर में पहुंचे। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि यमुना के वासुदेव घाट पर आयोजित होने जा रहा यमुनोत्सव दिव्य व भव्य होने जा रहा है। यमुनोत्री और वृंदावन के संत यमुनोत्री से लाए गए जल से यमुना का जलाभिषेक करेंगे। दिल्ली सरकार के संस्कृति विभाग और यमुना संसद के संयुक्त तत्वावधान में 2 और 3 नवंबर को यमुनोत्सव का आयोजन होगा। पहले दिन यमुना के आध्यात्मिक पक्ष पर चर्चा होगी और दूसरे दिन यमुना कॉन्क्लेव में यमुना के वैज्ञानिक पहलुओं पर चर्चा होगी। झारखंड हाई कोर्ट ने झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की सीजीएल परीक्षा के परिणाम के प्रकाशन पर लगाई गई अंतरिम रोक को बरकरार रखा है। अदालत ने मामले में याचिका दायर करने वाले अभ्यर्थियों का पक्ष सुनने के लिए अगली सुनवाई की तारीख 3 नवंबर निर्धारित की है। 21 और 22 सितंबर 2024 को झारखंड के विभिन्न जिलों में 823 परीक्षा केंद्रों पर जेएसएससी सीजीएल परीक्षा आयोजित की गई थी। परिणाम जारी होने के बाद परीक्षा में पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोप लगे थे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेता गौरव गोगोई पर तीखा हमला करते हुए उन्हें पाकिस्तानी एजेंट बताया। मध्य प्रदेश का आज 70वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर भोपाल में अभ्युदय मध्य प्रदेश का शुभारंभ होगा, जिसमें समृद्ध, विकसित और सशक्त मध्य प्रदेश की झलक दिखेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पंजाब और पुडुचेरी के स्थापना दिवस पर सभी प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर देहरादून में 3 से 9 नवंबर तक रजत जयंती सप्ताह मनाया जाएगा। उत्तराखंड में रजत जयंती सप्ताह के अवसर पर
नारी शक्ति दिवस, सुशासन दिवस और अलग अलग थीम के साथ पूरे जनपद में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की अपराध जांच शाखा ने एक अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। अपराध जांच शाखा ने गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 15,50,000 रुपए मूल्य का सोना भी जब्त किया गया है। सहकारिता मंत्रालय ने सहकार से समृद्धि की संकल्पना को साकार करने की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने को लेकर राजस्थान की सराहना की है। सहकारिता मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव पंकज बंसल ने कहा कि नवीन एम्पैक्स गठन की दिशा में राजस्थान में बेहतरीन कार्य हुआ है। सिक्किम में कल रात से लगातार बारिश हो रही है, जिससे कई इलाकों में जलभराव हो गया है। मौसम विभाग ने सिक्किम में आज के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। गंगटोक, नामची, मंगन, ग्यालशिंग, पाक्योंग और सोरुंग जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल और झारखंड में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। यूपी के मुरादाबाद के कुछ हिस्सों में आज सुबह से कोहरा छाया हुआ है। महालेखा नियंत्रक की ओर से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही के अंत में केंद्र का राजकोषीय घाटा पूरे वर्ष के लक्ष्य का 36.5% रहा। केंद्र का अनुमान है कि 2025-26 के दौरान राजकोषीय घाटा देश के जीडीपी का 4.4% यानी 15.69 लाख करोड़ रुपए रहेगा। केंद्रीय स्टील राज्य मंत्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ने शुक्रवार को कहा कि भारत का लक्ष्य 2030 तक 30 करोड़ टन क्रूड स्टील उत्पादन क्षमता हासिल करना है। स्टील मंत्रालय के अनुसार बड़े पैमाने की इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के कारण भारत की घरेलू स्टील मांग 11 से 13% की प्रभावशाली दर से बढ़ रही है। डीएमआरसी ने शुक्रवार को स्वदेशी डिजिटल मैपिंग और जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी कंपनी मैपल्स मैपमाइंड इंडिया के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया। इस समझौते का उद्देश्य दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में मैपल्स ऐप के जरिए रियल टाइम अपडेट देकर मेट्रो को यात्रियों के लिए और सुविधाजनक बनाना है। इस साझेदारी के तहत डीएमआरसी का मेट्रो डेटा मैपल्स ऐप में एकीकृत किया जाएगा, जिससे 3.5 करोड़ से ज्यादा यूजर्स आसपास के स्टेशनों, रूट से किराए, ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी, लाइन चेंज और यात्रा का समय जैसी मेट्रो की रियल टाइम जानकारी एक नजर में प्राप्त कर सकेंगे। इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन और ग्लोबल सेमीकंडक्टर अलायंस ने शुक्रवार को एक रणनीतिक सहयोग की घोषणा की। इसका उद्देश्य वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में भारत के एकीकरण में तेजी लाना है। आईसीईए ने एक बयान में कहा कि इस साझेदारी के तहत आईसीईए और जीएसए 2026 में इंडिया सेमीकंडक्टर लीडरशिप समिट की सह मेजबानी करेंगे। ये भारत की उभरती निर्माण और पैकेजिंग इकाइयों के साथ जुड़ने के लिए वैश्विक कंपनियों एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र के दिग्गजों को एक साथ लाएगा। सोने की कीमतों में शुक्रवार को तेजी देखने को मिली, जिससे पीली धातु का दाम फिर से 1.20 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम को पार कर गया। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 1,20,770 रुपए हो गई है। अदानी ग्रुप की कंपनी एसईसी लिमिटेड ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही के नतीजे पेश किए। जुलाई-सितंबर अवधि में कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 460% बढ़कर 1,119 करोड़ रुपए हो गया है। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने गुवाहाटी में रिन्यूएबल एनर्जी पर रीजनल वर्कशॉप में शुक्रवार को पीएम मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट को ऊर्जा लक्ष्मी का स्वरूप बताया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर नॉर्थ ईस्ट में अपने संसाधनों को समावेशी और मजबूत विकास के इंजन में बदलने की क्षमता है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने शुक्रवार को हितधारकों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार मछुआरों को फायदा पहुंचाने के लिए ट्रांसपोंडर और टर्टल एक्सक्लूडर जैसे कई तरह के साइंटिफिक डिवाइस को मुफ्त में उपलब्ध करवा रही है।
एमएफसी 2025 को लेकर दी गई जानकारी के अनुसार ये दक्षता और सटीकता के लिए डिजिटल दृष्टिकोण रियल टाइम भू संदर्भित डेटा कलेक्शन को सक्षम बनाता है, जिससे मैनुअल एरर की संभावना खत्म होती है और डेटा प्रोसेसिंग में तेजी आती है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एनएसई के निफ्टी बैंक जैसे नॉन बेंचमार्क इंडेक्स में शेयरों की संख्या को बढ़ा दिया है और इसके साथ ही बड़े स्टॉक्स के वेटेज को सीमित कर दिया है। बाजार नियामक ने कहा है कि नए नियमों से इस एक इंडेक्स में कुछ शेयरों के अधिक वेटेज की समस्या समाप्त हो जाएगी और व्यापक और संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा। नए नियमों के तहत अब एक इंडेक्स में 14 शेयर होंगे, जबकि पहले इनकी संख्या 12 थी। देश के रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट मार्केट 10.4 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2030 तक 19.7 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। नाइट फ्रैंक की ताजा रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जैसे जैसे इस सेक्टर को शहरीकरण, टेक्नोलॉजी और प्रोग्रेसिव पॉलिसी रिफॉर्म्स से एक नया आकार मिलेगा, भारत का कमर्शियल रियल एस्टेट सभी एसेट क्लास में नए अवसरों को अनलॉक करेगा। सरकार की तरफ से दी गई लेटेस्ट जानकारी के मुताबिक अपनी शुरुआत के 2 साल से भी कम समय में माई भारत ने एक कमाल का रिकॉर्ड बनाया है। ये 2 करोड़ से भी ज्यादा युवाओं और 1.20 लाख से ज्यादा पार्टनर संस्थाओं को एक साथ जोड़कर देश का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म बन गया है। माई भारत 2.0 भविष्य में अपने दायरे को और भी बढ़ाएगा और इसमें कई नए फीचर्स जोड़े जाएंगे। इसमें करियर काउंसलिंग, एआई बेस्ड स्किल मैपिंग, एंटरप्रेन्योरशिप सहायता और डिजिटल सर्टिफिकेशन जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। भारत के प्राइमरी मार्केट के लिए अक्टूबर का महीना काफी शानदार रहा है, जो कि आईपीओ का एक व्यस्त महीना रहा। अब तक 14 कंपनियां 46,000 करोड़ रुपए से अधिक जुटाने के लक्ष्य के साथ बाजार में प्रवेश कर चुकी है। वर्ष 2025 की बात की जाए तो अब तक 89 आईपीओ ने 1.38 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि जुटाई है, जो इसे एक मजबूत वर्ष के रूप में दर्ज करता है। अफ्रीकी देश तंजानिया में इस सप्ताह हुए आम चुनाव के बाद पूरे देश में हिंसक झड़पें हुई हैं। मौजूदा राष्ट्रपति के मुख्य प्रतिद्वंदियों को चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था, जिसके बाद ये झड़पें हुई। यहाँ की मुख्य विपक्षी पार्टी चाडेमा ने दावा किया है कि इस सप्ताह चुनाव के विरोध में हुए विरोध प्रदर्शनों में सैकड़ों लोग मारे गए हैं। वहीं दूसरी ओर सरकार का कहना है कि मारे गए लोगों की संख्या विपक्ष द्वारा बेहद बढ़ा चढ़ाकर बताई गई है। पुलिस ने विरोध प्रदर्शनों के जवाब में कर्फ्यू लगा दिया है। इसी के चलते संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों की जांच का आह्वान किया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने कहा कि विश्वसनीय रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि 3 शहरों में हुए विरोध प्रदर्शनों में कम से कम 10 लोग मारे गए हैं। वहीं ब्रिटेन, कनाडा और नॉर्वे के विदेश मंत्रियों ने स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। संघीय उड्डयन प्रशासन ने ऑस्टिन, नेवार्क और नैशविले हवाई अड्डों पर उड़ानों में देरी की घोषणा की। हवाई यातायात नियंत्रण कर्मचारियों की कमी और सरकारी कामकाज के ठप रहने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। एयरलाइनों ने विमानन सुरक्षा जोखिमों का हवाला देते हुए सरकार से शटडाउन समाप्त करने की अपील की है। उनका कहना है कि ये स्थिति कर्मचारियों की कमी को और बढ़ा रही है, जिससे 2019 जैसे बड़े व्यवधानों का खतरा फिर से हो सकता है। अमेरिका की अदालत ने कहा है कि ट्रंप प्रशासन सरकारी बंद के दौरान लाखों अमेरिकियों के लिए खाद्य सहायता को निलंबित नहीं कर सकता है। 2 संघीय न्यायाधीशों ने अपने फैसले में कहा कि सरकार को लाभों के भुगतान के लिए आकस्मिक निधि का उपयोग करना होगा। अमेरिका के 25 राज्यों के डेमोक्रेटिक गवर्नरों और अटॉर्नी जनरल्स ने ट्रंप सरकार के खिलाफ अदालत में याचिका दाखिल की थी। डच शहर मिट्रेन में एक यात्री ट्रेन ट्रक से टकरा गई, जिससे उत्प्रेज और डेन बॉश के बीच रेल यातायात बाधित हो गया। ट्रक बैरियर बंद होने से फंस गया था और टक्कर कुछ ही सेकंड बाद हुई। स्थानीय मीडिया के अनुसार इस हादसे में 5 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। पिछले नवंबर में रेलवे स्टेशन की छत गिरने की पहली बरसी की पूर्व संध्या पर सर्बिया के नोवी साद में हजारों छात्र एकत्रित हुए। इस हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई थी।
जिसे याद करते हुए लोगों ने श्रद्धांजलि दी। ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल और साइकिलों पर सवार किसान भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। ब्राजील के पर्यावरण मंत्री मरीना सिल्वा ने COP30 से पहले अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने में कमजोर देशों को मदद की आवश्यकता है। 10 से 21 नवंबर तक COP30 में 143 प्रतिनिधिमंडल और 57 राष्ट्राध्यक्ष भाग लेंगे। ब्राजील अपने फॉरेस्ट फॉरएवर फंड के लिए समर्थन बढ़ाने की उम्मीद कर रहा है। लैटिन अमेरिका के विभिन्न क्षेत्रों के आदिवासी समूहों ने संयुक्त राष्ट्र COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन में अपनी मांगें रखने के लिए इक्वाडोर के एंडीज से ब्राजील के अमेजन की ओर एक बेड़ा रवाना किया है। शिखर सम्मेलन 10 नवंबर से बेलेम में आयोजित होगा। 60 आदिवासी समुदायों और संगठनों के प्रतिनिधि 10 अक्टूबर को इक्वाडोर के कायाम्बे ग्लेशियरों पर एकत्रित हुए और नदी के रास्ते 3000 किलोमीटर से ज्यादा की बेलेम यात्रा शुरू की, जहां उनके 7 नवंबर को पहुंचने की उम्मीद है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा व्यापार वार्ता पुनः शुरू नहीं करेंगे। ट्रंप ने कहा कि उनके और कनाडा के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं, वो उन्हें बहुत पसंद करता है। ट्रंप के एक सप्ताह पहले कनाडा के ऑन्टारियो प्रांत में प्रसारित एक विज्ञापन के कारण वार्ता रद्द कर दी गई। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच ड्रग्स तस्करी को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। इसी बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि अमेरिका के वेनेजुएला में किसी भी सैन्य हमले की कोई योजना नहीं है। ट्रंप का बयान उन रिपोर्टों के बाद आया है जिनमें दावा किया गया था कि अमेरिका ड्रग तस्करी रोकने के लिए हवाई हमलों पर विचार कर रहा है। हाल के महीनों में अमेरिका ने कैरेबियन क्षेत्र में युद्धपोतों, लड़ाकू विमानों और हजारों सैनिकों के साथ अपनी सैन्य उपस्थिति मजबूत की है। 5 मैचों की T20 सीरीज के दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत द्वारा जीत के लिए मिले 126 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 13 ओवर 2 गेंद में 6 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। ऑस्ट्रेलिया के लिए मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड ने पहले विकेट के लिए 51 रन की साझेदारी की। जोश इंग्लिश ने 20 रन बनाए। भारत की ओर से अभिषेक शर्मा ने 37 गेंद में 68 रन की पारी खेली थी। भारत के 9 खिलाड़ियों में से 4 खिलाड़ी तो खाता भी नहीं खोल पाए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से जोश हेजलवुड ने 3 विकेट लिए, वहीं जेवियर बाटलेट और नाथन एलिस को 2-2 विकेट मिले। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच महिला विश्व कप का फाइनल मुकाबला रविवार को नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम इसी ग्राउंड पर सेमीफाइनल जीत चुकी है। ऐसे में टीम इंडिया फाइनल में बढ़े हुए आत्मविश्वास के साथ मैदान पर उतरेगी। महिला वनडे विश्व कप में 25 साल बाद नया विश्व चैंपियन मिलेगा। इससे पहले वर्ल्ड कप 2000 में ऐसा हुआ था जब न्यूजीलैंड ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली और इकलौती बार खिताब जीता था। इससे पहले सेमीफाइनल में अजय ऑस्ट्रेलिया को हराकर भारत ने उसके अरमानों पर पानी फेर दिया था। टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया था। इस मैच में 127 रन की नाबाद पारी खेलने वाली जेमिमा रॉड्रिक्स और प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 339 रन का ये लक्ष्य महिला क्रिकेट विश्व कप के इतिहास में हासिल किया गया सबसे बड़ा लक्ष्य है। साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच खेले गए दूसरे T20 मैच में पाकिस्तान ने 9 विकेट से जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका की टीम 19 ओवर 2 गेंद में 110 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। जवाब में पाकिस्तान ने इस टारगेट को 13 ओवर 1 गेंद में 9 विकेट शेष रहते हासिल कर लिया। सैम अयूब ने 71 रन बनाए। 3 मैचों की यह सीरीज अब 1-1 की बराबरी पर आ गई है। केरल के पहले ओलंपिक पदक विजेता मानुअल फ्रेडरिक का शुक्रवार को बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। वे 78 वर्ष के थे। एक्सप्रेस 100 में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।